आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जिसने न सिर्फ एक देश बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये कहानी है उम्मीद की, विश्वासघात की और हर मुश्किल को पार कर जिंदा बच जाने की एक अविश्वसनीय दास्तान। कहानी की शुरुआत कहां से करें? जाहिर है चीन के आखिरी शाही राजवंश से। देखिए, ये समझने के लिए कि किसी नई सोच को जगह कैसे मिलती है, ये जानना बहुत जरूरी है कि पुरानी व्यवस्था में आखिर गड़बड़ क्या थी, क्या खामियां थी। और देखिए, ये कोई कुछ सालों की बात नहीं है। चीन का जो संकट था वो तो 19वीं सदी की शुरुआत में ही दस्तक दे चुका था। 1839 से लेकर आप समझिए अगले लगभग 100 सालों तक का जो वक्त है, उसे इतिहास में अपमान की सदी या सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन तक कहा जाता है। ये एक ऐसा दौर था जिसने चीन की शाही सत्ता को बिल्कुल जड़ से हिलाकर रख दिया। लेकिन मसला सिर्फ बाहरी दुश्मनों का नहीं था। असल में अंदर से किंग राजवंश पूरी तरह खोखला हो चुका था। सोचिए, एक ऐसी सामंती व्यवस्था जहां जमींदार किसानों का खून चूस रहे थे। सरकारी भ्रष्टाचार ने तो मानो देश को दीमक की तरह चाट लिया था। और ऊपर से दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और चीन टेक्नोलॉजी और सेना दोनों में पिछड़ता ही जा रहा था। और इसी अंदरूनी कमजोरी का नतीजा ये हुआ कि चीन को अफीम युद्धों में हार का मुंह देखना पड़ा। और यकीन मानिए, यह सिर्फ एक सैनिक हार नहीं थी, नहीं, एक बहुत गहरा, एक मनोवैज्ञानिक जख्म था। इसने चीन के आम लोगों के दिलों में राष्ट्रीय अपमान की एक ऐसी आग जलाई कि अभी सबको साफ हो गया था, भाई अब तो कुछ बदलना ही होगा, बहुत हो गया। तो ठीक है, पुरानी व्यवस्था तो ढह गई, लेकिन सवाल यह है कि उसकी जगह पर आया क्या। चलिए अब अगले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इन सब मुश्किलों को ठीक करने की जो पहली कोशिश हुई, उसने एक नई ही तरह की परेशानियां खड़ी कर दी। साल 1911 में एक उम्मीद की किरण नजर आई। सन यात-सेन, उनके नेतृत्व में एक क्रांति हुई और हजारों साल से चली आ रही राजमाही खत्म। चीन अब एक गणराज्य बन चुका था। सुनने में और कागज पर तो ये एक बहुत बहुत बड़ी जीत लगती है, लेकिन हकीकत जो थी वो उम्मीद से कोसों दूर थी। एक मॉडर्न, एक एकजुट गणराज्य का सपना चकनाचूर हो गया। देश ताकतवर क्षेत्रीय सरदारों वॉरलॉर्ड्स के बीच बंट गया। वो अपनी अपनी सेनाएं बनाकर आपस में ही लड़ते रहते थे और बेचारे आम किसान और मजदूर, उनके लिए तो कुछ भी नहीं बदला। उनकी जिंदगी वैसी ही मुश्किल बनी रही और जो उम्मीद थी उसकी जगह अब गहरी निराशा ने ले ली थी। और अक्सर यही होता है। और इसी सिलसिले में एक साल आता है जो चीन के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है, 1919। इस साल कुछ ऐसा हुआ जिसने देश की सोच की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। ये घटना थी मई चौथा आंदोलन। हुआ ये कि पहले वर्ल्ड वॉर के बाद वर्साई की संधि में चीन के साथ सरासर धोखा हुआ। उसका एक इलाका जापान को दे दिया गया। बस इस फैसले ने पूरे देश में, खास तौर पर स्टूडेंट्स और युवाओं में गुस्से की एक लहर दौड़ा दी। लेकिन यह सिर्फ राष्ट्रवाद का उबाल नहीं था, ये चीन की सदियों पुरानी परंपराओं और कन्फ्यूशियन मूल्यों पर भी एक सीधा हमला था। और इसी उथल-पुथल के बीच मार्क्सवाद जैसे एकदम नए और क्रांतिकारी विचारों ने चीन में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। तो ये मार्क्सवाद आखिर था क्या? अगर बहुत सीधे सादे शब्दों में समझें तो ये एक ऐसा विचार था जो कहता था कि समाज में कोई अमीर गरीब का वर्ग नहीं होना चाहिए, क्लासलेस सोसाइटी, जहां देश चलाने की ताकत और उत्पादन के साधन जैसे फैक्ट्रियां और जमीन वो कुछ अमीर लोगों के हाथ में ना होकर सभी मजदूरों और किसानों के कंट्रोल में हो। अब आप सोचिए, उस समय के निराश और हताश चीन के लिए यह विचार कितना आकर्षक रहा होगा। और देखिए, जब एक नया इतना ताकतवर विचार मिल जाता है तो फिर उसे जमीन पर उतारने के लिए एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। प्रेरणा मिली 1917 की रूसी क्रांति से और उसी से प्रेरित होकर साल 1921 में शंघाई में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी की स्थापना हुई। इसके शुरुआती सदस्य कौन थे? वही बुद्धिजीवी, वही छात्र जो मई चौथा आंदोलन से निकले थे। और हां, उनके साथ मजदूर भी आकर जुड़े। और इन्हीं शुरुआती सदस्यों में एक नौजवान का नाम था माओ सेतुंग। इस नई पार्टी के लक्ष्य एकदम साफ थे, क्रिस्टल क्लियर, और वो सीधे सीधे उन्हीं समस्याओं का जवाब थे जिनसे चीन पिछले 100 साल से जूझ रहा था। उनका वादा क्या था? पहला, पुरानी सामंती व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना। दूसरा, सत्ता किसानों और मजदूरों के हाथ में देना। और तीसरा, देश को सभी विदेशी ताकतों के प्रभाव से पूरी तरह आजाद कराना। तो इस तरह अपमान, नाकामी और गहरी निराशा की राख से एक नई क्रांति ने जन्म लिया। लेकिन एक पार्टी बना लेना तो सिर्फ एक शुरुआत थी।
एक नई विचारधारा थी, बड़े बड़े लक्ष्य थे। लेकिन इस नई पार्टी के सामने अब चीन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक बहुत लंबी और खूनी लड़ाई थी। जरा सोचिए, एक राजनीतिक पार्टी जिसका नामो निशान मिटाने की पूरी कोशिश की गई, उन्हें शहरों से खदेड़ दिया गया और उनके हजारों समर्थकों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस भयानक तबाही के बाद वो मुट्ठी भर लोग जो बच गए, वो कैसे न सिर्फ खड़े हुए बल्कि आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन गए। चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1920 के दशक की चीन से। एक ऐसा चीन जो टुकड़ों में बटा हुआ था और जहां दो बड़ी ताकतें एक साथ आईं, एक बड़े मकसद के लिए। उस समय चीन के सियासी मैदान में दो बड़े खिलाड़ी थे। एक तरफ थी राष्ट्रवादी कुओमिंतांग पार्टी, जिसे हम केएमटी कहेंगे, और दूसरी तरफ थी एक नई नवेली जोश से भरी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी, जो चीन में एक बड़े बदलाव का सपना देख रही थी। इन दोनों ने, जो वैसे तो एक दूसरे के विरोधी थे, मिलकर एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया। मकसद एक ही था, चीन पर राज कर रहे ताकतवर वॉरलॉर्ड्स को हराना और देश को फिर से एक करना। और मजे की बात यह थी कि कम्युनिस्ट पार्टी ने केएमटी के अंदर रहकर ही काम करने की रणनीति अपनाई थी। लेकिन ये दोस्ती, ये गठबंधन ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं था। सत्ता का खेल इतना बदला कि दोस्ती एक खूनी दुश्मनी में तब्दील हो गई और इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी था चियांग काई शेक। साल था 1927। जैसे ही चियांग काई शेक के हाथ में केएमटी की कमान आई, उसका नजरिया पूरी तरह बदल गया। वो अपने ही साथियों कम्युनिस्टों को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझने लगा। और फिर जो हुआ वो इतिहास का एक काला अध्याय है, शंघाई नरसंहार। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश थी, एक कत्लेआम था। चियांग काई शेक के एक इशारे पर हजारों कम्युनिस्टों और उनके समर्थकों को बेरहमी से मार दिया गया। गठबंधन का अंत खून से लिखा गया। और बस इसी धोखे के साथ चीन में एक ऐसे गृहयुद्ध की आग भड़की जो आने वाले कई सालों तक उस देश को जलाने वाली थी। शहरों में मिली इस करारी हार के बाद कम्युनिस्ट पार्टी लगभग खत्म हो चुकी थी। अब सवाल सिर्फ एक था, जिंदा कैसे रहा जाए, और इसके लिए उन्हें एक बिल्कुल नई सोच की जरूरत थी। उनका जो प्लान था कि शहरों के मजदूर क्रांति लाएंगे, वो तो पूरी तरह से फेल हो चुका था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, या शायद था। यहीं पर एंट्री होती है माओ त्से-तुंग की, एक नए और क्रांतिकारी विचार के साथ। देखिए, पारंपरिक मार्क्सवाद कहता था कि क्रांति शहरों के फैक्ट्री मजदूर लाएंगे, लेकिन माओ ने कहा नहीं, चीन में असली ताकत शहरों में नहीं बल्कि देश के करोड़ों किसानों के पास है। लेकिन इस नए आइडिया को हकीकत बनाने से पहले उन्हें एक बहुत बड़ी चुनौती पार करनी थी, दुश्मनों से बचकर किसी महफूज जगह पहुंचना। और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का शायद सबसे मुश्किल सफर। दुनिया इसे लॉन्ग मार्च के नाम से जानती है, लेकिन असल में ये कोई जीत का जश्न नहीं था, बल्कि केएमटी की सेना से जान बचाने के लिए एक हताशा भागदौड़ थी। वो बस किसी भी तरह जिंदा बचना चाहते थे। और ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं था, हम बात कर रहे हैं लगभग 10,000 किलोमीटर्स की। जरा सोचिए, बर्फ से ढके पहाड़, उफनती नदियां और मीलों तक फैले रेगिस्तान, सब कुछ पैदल पार करना था। जब ये नामुमकिन सा लगने वाला सफर शुरू हुआ तो लाल सेना में करीब 80,000 सैनिक थे, एक अच्छी खासी फौज। और ठीक एक साल बाद जब ये मार्च खत्म हुआ तो जानते हैं कितने लोग जिंदा बचे? सिर्फ 8,000 के आसपास। ये आंकड़ा ही उस सफर की पूरी कहानी कह देता है। और इसी उथल-पुथल और हार के माहौल के बीच कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। जुनी कॉन्फ्रेंस में जब पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, तब माओ जेडोंग ने लीडरशिप अपने हाथ में ली और पार्टी के सबसे बड़े लीडर बनकर उभरे। तो आखिर इस लॉन्ग मार्च से मिला क्या? इसकी लेगेसी क्या थी? 3 बड़ी बातें हुईं। पहली, माओ पार्टी के सबसे बड़े अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गए। दूसरी, जो लोग बच गए वो एक मजबूत एकजुट फोर्स बन गए थे, फौलादी। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, इसने कम्युनिस्टों को हीरो बना दिया। उनकी सर्वाइवल की एक कहानी एक पावरफुल कहानी बन गई, जिसने लोगों को बहुत इंस्पायर किया। गृह युद्ध अभी भी चल रहा था, लेकिन तभी चीन के दरवाजे पर एक ऐसा बाहरी दुश्मन आ खड़ा हुआ जिसने इन जानी दुश्मनों को हाथ मिलाने पर मजबूर कर दिया।
1937 में जापान ने चीन पर एक जबरदस्त हमला कर दिया। अब लड़ाई आपसी नहीं थी, बल्कि देश को बचाने की थी। ऐसे में अपनी अंदरूनी लड़ाई को भूलना ही एकमात्र रास्ता था। और फिर वही हुआ, दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन गया। मजबूरी में ही सही, केएमटी और सीसीपी ने एक बार फिर हाथ मिलाया और जापान के खिलाफ दूसरा संयुक्त मोर्चा बनाया। और इसी के साथ गृह युद्ध पर कुछ वक्त के लिए ब्रेक लग गया। गृह युद्ध तो रुक गया था, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों दल अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। असली सवाल अब भी वही था कि जब ये बाहरी तूफान थमेगा और घर की लड़ाई फिर शुरू होगी, तो चीन का असली बादशाह कौन बनेगा? अब देखिए, जापान के साथ ये जो लड़ाई थी ना, ये कम्युनिस्टों के लिए एक सुनहरा मौका बन गई। जरा सोचिए, एक तरफ केएमटी की बड़ी बड़ी सेनाएं जापान से लड़ रही हैं और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट एक बिल्कुल अलग ही खेल खेल रहे हैं। वो शहरों से दूर गांवों और पहाड़ों में फैल गए। उन्होंने अपनाई गुरिल्ला युद्ध की तकनीक, मतलब छिपकर हमला करो, दुश्मन को थका दो, परेशान कर दो। लेकिन उनका असली हथियार बंदूकें नहीं थीं। उनका असली हथियार था आम लोगों का दिल जीतना। और ये रणनीति काम कर गई। ये धीमी जरूर थी, पर जीत की एक मजबूत नींव रख रही थी। उन्होंने क्या क्या किया? पहली बात, अपनी बिखरी हुई रेड आर्मी को फिर से खड़ा किया, उसे मजबूत बनाया। दूसरी बात, जहां भी उनका कंट्रोल था वहां एक अच्छी असरदार सरकार चलाई। और सबसे जरूरी, उन्होंने किसानों से जमीन और सम्मान का वादा किया। बस इसी एक वादे ने उन्हें करोड़ों लोगों का वो सपोर्ट दिलाया जो अटूट था। और बस यहीं पर आकर पूरा गेम पलट गया। देखिए, चीन के आम लोग ना सालों के युद्ध, करप्शन और भुखमरी से तंग आ चुके थे। उन्हें राष्ट्रवादियों यानी केएमटी में अब कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। इसके बजाय उन्हें कम्युनिस्टों में एक बेहतर कल की उम्मीद नजर आने लगी। भरोसे का ये जो शिफ्ट था ना, यही इस क्रांति की असली जीत थी। फिर आया साल 1945। दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जापान ने सरेंडर कर दिया। और जैसे ही ये हुआ, वो जो मजबूरी वाली दोस्ती थी ना, वो भी खत्म। बाहरी दुश्मन तो चला गया था, अब बारी थी अंदर की लड़ाई की। चीन पर किसका राज होगा, इस आखिरी फाइनल लड़ाई के लिए स्टेज सेट हो चुका था। तो फाइनल राउंड में सिचुएशन कुछ ऐसी थी। एक कोने में थी केएमटी की सरकार, जो करप्शन में डूबी हुई थी। उनकी पॉलिसीज की वजह से महंगाई आसमान छू रही थी और जनता बेहाल थी। और दूसरे कोने में कम्युनिस्ट पार्टी, जिनकी सेना हाईली डिसिप्लिन थी, जिनकी जमीन सुधार की नीतियां किसानों में पॉपुलर थीं और जिनके पास माओ त्से तुंग जैसा दमदार लीडर था। अब ऐसे में नतीजा क्या होगा, ये लगभग साफ ही था। 1948 और 49 में जो बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुईं, उनमें कम्युनिस्ट सेना ने राष्ट्रवादियों को एक के बाद एक बुरी तरह हराया। देखते ही देखते चीन का नक्शा लाल होने लगा था। जीत अब बस चंद कदम दूर थी। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, एक ऐसा पल जिसने सिर्फ चीन का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाला था। बीजिंग का मशहूर तियानमेन स्क्वायर। लाखों की भीड़ जमा थी और उनके सामने खड़े होकर माओ त्से तुंग ने उन पावरफुल शब्दों का ऐलान किया। उन्होंने एक नए देश, एक नए दौर का ऐलान कर दिया। दशकों का संघर्ष आखिरकार अपने मुकाम पर पहुंच चुका था। तारीख थी 1 अक्टूबर 1949। सालों के संघर्ष, लाखों कुर्बानियों और एक अविश्वसनीय सफर के बाद क्रांति कामयाब हो चुकी थी। एक नए चीन ने जन्म लिया था, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अच्छा, तो केएमटी का क्या हुआ? जो राष्ट्रवादी हार गए थे, उनके लीडर चांग काई शेक अपने बाकी बचे लोगों के साथ भागकर ताइवान द्वीप पर चले गए। और उनके इस कदम ने एक ऐसे पॉलिटिकल मुद्दे को जन्म दिया जो आज तक दुनिया के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है।